अब मैं आपको कराने वाला हूं अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। देखिए, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की क्या व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक तो आप समझते ही हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो किसी देश में भाषाई या धार्मिक रूप से अपने आप को एक अलग समुदाय या इकाई माने और वह संख्या में अल्प हो, यानी कि कम हो। ठीक है, भाषाई या धार्मिक रूप से संख्या में अल्प हो, एक ऐसा समुदाय जो अपने आप को भाषाई या धार्मिक आधार से भाषाई या धार्मिक रूप से अन्य वर्ग से अलग मानता हो और संख्या में कम हो, उन लोगों को कहते हैं अल्पसंख्यक। चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोगों को अपने भाषा और अधिकार को और मत को मानने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसके विस्तार का अधिकार है और उसकी रक्षा का अधिकार है। और इस प्रकार की अधिकार की व्यवस्था मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है भारत के संविधान में। जो अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है 26, 27, 28 और 25, 26, 27, 28 और अनुच्छेद 29 और 30, वो धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको विशेष रूप से उनके लिए, ये धार्मिक तो सभी के लिए है, 29 और 30 तो विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए जो भाषाई और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा और लिपि को और धार्मिक मान्यताओं को जिंदा रखने के लिए दिए गए मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 और 30 में। वो कहते हैं ना, शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों से ही रिलेटेड हैं वो ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं और उनको जबरदस्ती बहुसंख्यकों के द्वारा दबाकर, कुचलकर और उन्हें अपने धर्म में सम्मिलित कराया जा सकता है। इन सब चीज़ों से रक्षा या प्रोटेक्शन के लिए भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 19 और 30 का प्रावधान करते हुए इन व्यक्तियों को भाषाई या अन्य धार्मिक आधार पर उनकी सुरक्षा देने की गारंटी की है। और धार्मिक आधारों की गारंटी 26, 25, 28 और 27 8 नंबर के आर्टिकल से मिलती है। तो अब बात करते हैं कि अब ये तो हो गए इनके प्रोटेक्शन की बात। अब शासन में इन्हें भागीदारी कैसे मिलेगी? शासन में भागीदारी कैसे मिलेगी? ये तो हो गए इनके अधिकारों की बात। भाई अधिकार तो इनके प्रोटेक्ट कर दिए हमने, किससे? अधिकार तो हमने इसके प्रोटेक्ट कर दिए संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में देके। अब इनको शासन में प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए? मान लीजिए चुनाव होते हैं और चुनाव की सामान्य प्रणाली है। सामान्य प्रणाली जैसे कि फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम है। इसका मतलब होता है पहले आओ सीट पाओ, यानी कि पहले आ जाओ तो सीट पा जाओ, या पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल से समझो। एक सीट है गांव में, सरपंच कितने होते हैं? एक होता है। अब सरपंच का पद क्या है? एक है। इस एक पद के लिए चुनाव हो रहा है। गांव में कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध,
ये कई धर्म के लोग हैं। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है 5,000 गांव की, जिसमें से 4,000 सिर्फ हिंदू हैं, 800 मुस्लिम हैं, और 50 सिख हैं और 150 बौद्ध हैं। चुनाव होता है और चुनाव का नियम ये है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीतेगा। अब मान लीजिए चुनाव होते हैं तो इन सब में से एक एक आदमी खड़ा हो जाता है, यानी कि 4 लोग चुनाव में खड़े हो गए हैं, यानी कि ये भी चारों लोग चुनाव में खड़े हो गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सिख और बौद्ध, ये चारों खड़े हो गए, यानी कि इनको लिख लेते हैं ABCD, ऐसे करके चारों खड़े हो गए। अब चारों खड़े हो गए तो अब मान लीजिए धार्मिक भावना भड़काई गई और धर्म के आधार पर वोट डाले गए, तो ये 4,000 लोग किसे वोट डाल देंगे? ए को। ए कौन है? हिंदू, तो इसे 4,000 वोट मिल गए। बी को धार्मिक भावनाओं के आधार पर 800 वोट मिल जाएंगे। सी को कितने मिल जाएंगे? 50। और बौद्ध को, डी को कितने मिल जाएंगे? 150। अब ये सरपंच का पद किसे मिलेगा? जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। नियम ये है, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम का, मतलब पहले आओ, मतलब सबसे अव्वल आ जाओ। सबसे अव्वल कौन आया? जिसे 4,000 वोट मिले, तो ए कौन है? सरपंच बन जाएगा और हर साल वही सरपंच बनता रहेगा। क्यों? हर बार वही बनता रहेगा, हिंदू बनता रहेगा। क्यों बनता रहेगा? क्योंकि ज़्यादा संख्या है। तो ये लोग कहेंगे कि हम लोग तो यहाँ पर शासन में कभी आ ही नहीं सकते। इन लोगों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाए कि ये भी शासन में आ जाए, ये भी सरपंच कभी बन जाएं? क्योंकि इस पॉलिसी से, पहले आओ पहले पाओ से, तो हमेशा ए ही जीतेगा, यानी कि हिंदू ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि उनके 4,000 वोट हैं। तो इस प्रकार की जो लोग हैं, या ऐसे जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं भाषाई या धार्मिक आधार पर, उनको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस चीज की व्यवस्था अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की जो विधियां हैं उसमें की गई हैं। तो एक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए अभी हम सरपंच का नहीं, अभी हम मान लेते हैं सरपंच का पद नहीं है, अभी मान लीजिए सरकार है, एक सरकार बनानी है, ठीक है, हमें सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए सीटें जीतनी है और टोटल सीटें हैं इसमें 5,000। किसी एमएलए की, एमपी की मान लेते हैं, एमपी की 500 मान लेते हैं, चलो 5,000 हटा देते हैं, अब कम कर देते हैं 500, यहाँ भी एक जीरो कम कर देते हैं, ठीक है। ये लो, ये 400 रह गई, 80 रह गई, 5 रह गई, 15 रह गई, हो गई क्या पूरी 500? हाँ 500 हो गई ये भी अब, ठीक है। अब चुनाव होते हैं तो हिंदू मान लीजिए 400 सीट जीत जाता है 500 में से, मुस्लिम 80 जीत जाता है, बौद्ध 15 और सिख 5। तो वो कहते हैं कि अब सरकार किसकी बननी चाहिए? अब कहते हैं सरकार तो इनकी बननी चाहिए क्योंकि हिंदुओं के पास 400 वोट हैं और जीतने के लिए फिर वही नियम लागू होगा, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। नहीं, यहाँ पर नियम ये है, जीतने के लिए टोटल है ना 500, इसका आधा यानी कि 250 प्लस 1 251 चाहिएगा यहाँ पे सरकार बनाने के लिए, ये नियम है, ठीक है। तो इसकी सरकार बन जाएगी, इससे भी 250 से ज़्यादा ही वोट है। पर वो कह रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि ये एक ऐसा नियम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व कि सरकार में जितने पद हैं उन पदों को इनको मिले वोट या जनसंख्या, उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दो। यानी कि मान लीजिए इसे अब यहाँ पे थोड़ा आंकड़ा बदलते हैं जो आसान समझाने के लिए। मान लीजिए इसे 300 मिलते, इसे 100 मिलते, इसे 50 मिलते और इसे 50 मिलते, ठीक है। ये आंकड़ा रहता है। टोटल 500 पद रहते, 500 सीट रहती सरकार में कितने मंत्री हैं? इसमें सरकार में मंत्री मान लेते हैं टोटल
10। तो 10 मंत्रियों में से मंत्रियों किन किन को बनाया जाए जो इनको भी प्रतिनिधित्व मिल जाए, ऐसा अनुपातिक प्रतिनिधित्व जुगाड़ करती है। तो कहता है कि ठीक है 10 में से इसी अनुपात में 3 मंत्री तो हिंदू के बना दो, ठीक है, और 1 मंत्री मुसलमान का बना दो, 4, और इनकी दिक्कत आ गई अब, तो इनमें बारी बारी से एक एक को बना दो, एक बार सिख को बना दो और एक बार बुद्ध को बना दो, ऐसे बना सकते हैं। या मान लीजिए और भी बेटर कर देता हूँ, इसको 200 कर देते हैं, इनको 100 कर देते हैं। तो इसमें हो गया क्या कि भैया 2 तो हिंदुओं के बना दो क्योंकि उनके पास 200 वोट हैं, यानी कि टोटल सीटों का 20% है, 10% इसके पास हैं, तो भैया 1 सीट इसको दे दो, 10 का 1%, 100 सीट इसके पास हैं, तो 1 मंत्री इनका ही बना दो क्योंकि ये भी 1% है, 100,000 का 100 इसका यही परसेंट निकल कर आता है 20%, 500 का 100 20% है, ये 20% है, ठीक है इसका। और ऐसे ही 500 का कर दो, सॉरी ये भी तो 100 ही है, तो 100 का भी 1 सीट दे दी यहाँ पे। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने वोट आपने प्राप्त करे उसी अनुपात में आपको सीटें दे दी जाएंगी, मंत्री यानी कि सरकार में आपको उसी अनुपात में रखा जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सीधा सा मतलब यह है कि जिस अनुपात में आपको वोट प्राप्त हुए हैं उसी अनुपात में आपको सरकार में हिस्सेदारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट, सूची प्रणाली का मतलब यह है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनकी एक सूची बना ली जाती है और इसमें वोट उम्मीदवार को ना डालने जाकर उसके दल को डाले जाते हैं। एकत्रित मतदान योजना में होता क्या है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक वोट डालने का अधिकार होता है और वो ये वोट एक ही व्यक्ति को भी डाल सकता है और अन्य लोगों को भी डाल सकता है। सीमित मतदान योजना में ये होता है कि आपको जितने व्यक्ति चुने जाने हैं उससे एक कम वोट डालने का अधिकार होता है। द्वितीय मतपत्र योजना में ये होता है कि मान लीजिए एक बार चुनाव हुआ और चुनाव में किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ। निश्चित कोटा होता है जनरली आधे वोटों से एक ज़्यादा, यानी कि वहाँ 500 का 250 था ना, 250 + 1 251, तो ऐसे ही आधे से एक ज़्यादा निश्चित कोटा अमूमन यही होता है जनरली। तो निश्चित कोटा यदि किसी को प्राप्त ना हो तब दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं, तो उसे कहते हैं द्वितीय मतपत्र योजना। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत में 1909 में लागू की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के तहत। उसमें क्या था, उसमें यह था मुसलमान अपने मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनेंगे, मतलब मुस्लिम प्रतिनिधियों को सिर्फ मुस्लिम चुनेंगे, उसमें ये कहा गया था 1909 में। मगर पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हो गया कि मुसलमान अपने अलग से प्रतिनिधि चुनेंगे मुस्लिम, और हिंदू अपने अलग से प्रतिनिधि चुनेंगे हिंदू, और दलित अपने अलग से प्रतिनिधि चुनेंगे सिर्फ दलितों के, और वो सिर्फ दलितों के प्रतिनिधि होंगे, वो सिर्फ मुसलमानों के प्रतिनिधि होंगे, और वो सिर्फ हिंदुओं के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, ये होती है अलग निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रादेशिक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ये होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष से आता है तो वो हो गया प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, यानी कि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना सरकार में या संसद में, या हर व्यवसाय को, जैसे कि टीचरों का एक संघ है, भैया हमारा कोई एक टीचर भी होना चाहिए संसद में जो हमारी बात रख सके, तो या फिर कोई मजदूर है तो मजदूरों का भी कोई आदमी होना चाहिए संसद में, या वो व्यापारी है तो व्यापारी का भी कोई आदमी होना चाहिए संसद में। इस प्रकार के निर्वाचन को प्रादेशिक या व्यावसायिक निर्वाचन या प्रतिनिधित्व कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की प्रणाली और निर्वाचन के सिद्धांतों का पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।